ललकार रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है, मुझे यकीन है ये आवाज दिल्ली में बैठे जो दो तानाशाह हैं उनके कानों पर जरूर जा रही होगी। अभी अलका लांबा जी ने बहुत ही संक्षेप में बताया, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि मोदी शाह की जोड़ी, लेकिन दिल्ली के अंदर शाह और केजरीवाल की जोड़ी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले 50 दिनों से मौन व्रत धारण किए हुए हैं, भाजपा की बी टीम होने का पूरा उसने बता दिया कि भाजपा की बी टीम में हम लोग पहले से इस बात को बोल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हुई है उसको पूरी तरीके से समर्थन संघी केजरीवाल ने किया है। मैं यहां से बोलना चाहता हूं संघी केजरीवाल को, केजरीवाल जी अगर आपको सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखिए। जिस तरीके से पौंडीचेरी की गवर्नर ने यही चीज थी और पूर्ण राज्य की अपने हाथ में कंट्रोल लेने की बात करी, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पौंडीचेरी के अंदर इस्तीफा देके ये बता दिया कि वो तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं है। अगर आप में हिम्मत थी तो आप भी इस्तीफा देते, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप तो भाजपा की बी टीम है। ये मिला जुला षड्यंत्र है शाह केजरीवाल का, ये अब से नहीं जब से इनकी सरकार बनी है इसी तरीके से ये दिल्ली की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। आज इन्होंने षड्यंत्र के तहत चुप रहे, मौन व्रत रखा, अब हवाबाजी करने के लिए यहां मंच लगा के दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि देखो हम तो विरोध कर रहे हैं। कल ये 1 साल तक मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल तक यही ड्रामेबाजी करेंगे कि दिल्ली ये अलग अलग चीजें लेके आएंगे एलजी के सामने और जनता के सामने बोलेंगे देखो हमारी तो बात ही नहीं मानी जा रही। ये दोनों भाजपा की ए टीम और भाजपा की बी टीम मिले जुले षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को भ्रमित करना चाहती है। लेकिन मैं जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक सरजमीन से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भाई अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में इन दोनों रंगा बिल्ला को एक्सपोज करने का काम करेगा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी वक्त में, क्योंकि अभी चौधरी अनिल कुमार जी भी अपनी बात कहेंगे। मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनकी आवाज बन के संघी केजरीवाल और अमित शाह को इस शेर के तहत ये बताना चाहता हूं कि समझ लो, सुन लो, इस जंतर मंतर की सबर जमीन से बोलना चाहता हूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो मैं अभी मरा नहीं हूं। जय हिंद जय भारत। गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार है जिसको किसी से मतलब नहीं है, किसी के जज्बातों से मतलब नहीं है, सिर्फ तानाशाही, खुद की तानाशाही मजबूत रहनी चाहिए ये जानती है। ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर वोट डालने का जो अधिकार है किस तरीके से कितनी जल्दी खत्म किया जाए। ये जो सब चीजें हो रही हैं ये षड्यंत्र है उस तरफ जाने का। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जल्द वोट डालने का अधिकार देश की जनता को खत्म हो जाए। ये भी तो कला अब ये तो देश की ये देश की जनता ने कभी देखा नहीं था, आज देश की जनता देख रही है। वो मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भी रोड पर और सब जगह पर घूम रहा हूँ लोगों के साथ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ जो कट्टर बीजेपी के समर्थक थे, कट्टर आरएसएस के समर्थक थे, वो आज ये कह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने ठग लिया। ये अब लोग रोड पे कह रहे हैं और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि लोग रोड पर आके आपके टीवी के माध्यम से इसको बोलना शुरू कर देंगे। 5 स्टेटों में चुनाव है, लेकिन वोट डालने के टाइम तो भूल जाते हैं। जब ये मैं वही कह रहा हूँ आपसे, 5 स्टेटों पर दिल्ली में चुनाव, हिंदुस्तान में चुनाव है 5 स्टेटों पर। आप देखेंगे चौंकाने वाले रिजल्ट आपको दिखेंगे। लोग बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं और भाजपा को हराने का उन्होंने दिल दिमाग सब बना लिया है। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा असम का, वेस्ट बंगाल का, केरला का,
पौंडीचेरी का, तमिलनाडु का, आप देखेंगे भाजपा साफ हो गई है। वहाँ तो पहले से जनाधार नहीं है ना बीजेपी का। देखिए असम में तो है, बंगाल के अंदर तो पूरी ताकत लगा रखी है, केरला के अंदर अलग अलग दिन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में पूरी मजबूती के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, पौंडीचेरी के अंदर मुख्यमंत्री को हटाने के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो कहा जनाधार तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जनाधार खत्म होता चला जा रहा है। लोगों की समझ में आ गया कि ये ठगने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। अब तो बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है। आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था, धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे देश का निजीकरण हो जाएगा। एक चीज ऐसी नहीं है जो ये छोड़ेंगे। आप देखिए सारे एयरपोर्टों को बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, और एक दिन आप देखेंगे कि देश बेच देंगे और मोदी जी पैसे से भरा झोला अपने कंधे पे रख के चल देंगे कि मैं तो संन्यास ले रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल, संघी केजरीवाल और अमित शाह एक प्लेटफॉर्म पे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके सामने खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं आपके पीछे अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का मंच लगाया और ये लाल कारपेट बिछाया है। उनको मंच देते हैं, हमें छोटी सी जगह देते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बहुत ही टेक्निकली भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता को दिख रहा है। 50 दिन अरविंद केजरीवाल सो नहीं रहे थे, समर्थन कर रहे थे भाजपा का। पौंडीचेरी के अंदर यही चीज हुई, वहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चुनी हुई सरकार को अपने अंडर लेने की कोशिश करी। हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देके ये बताया कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं आपके टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से इतनी मोहब्बत है तो क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? क्यों उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव करूंगा और दिल्ली की जनता से आग्रह करता हूं दोबारा मुझको चुन के भेजें? क्योंकि उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की सीट से मोहब्बत है, वो उसे छोड़ नहीं सकते। भाजपा की जो वो बी टीम है, आज ये साबित हो गया पूरी दिल्ली की जनता के सामने कि अरविंद केजरीवाल बी टीम है। अच्छा, एलजी के मुद्दे पे कई बार सत्ता में थी मनमोहन सिंह, उन्होंने भी संशोधन किए थे कई सारे। देखिए ये वो संशोधन अलग थे, वो थोड़े से पावर्स को इधर उधर करने के थे। ये तो पूरी तरीके से केंद्र को दिल्ली की पावर देने के संकेत हैं। ये तो पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार को अपंग करने का मामला है। दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो छोटी यूनियन टेरिटरी नहीं है। उसके बावजूद दिल्ली को अपंग करा जा रहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल और अमित शाह ने मिलकर बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ये षड्यंत्र रचा और दिल्ली को अपंग करना चाहा। वो तो फ्रंट डोर से घुसी हुई है, अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू फ्रंट डोर से घुसी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, यही इनका कलाकारी है। अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे, इनके मंत्री कुछ बोलेंगे कि सबको सेटिस्फाई करो। मैं कुछ बोलूंगा, तुम कुछ बोलना। दंगा जब दिल्ली के अंदर हुआ, केजरीवाल जी चुप रहे, अपने 2-3 MLA लगा दिए कि तुम चुप हल्के हल्के बोलते रहो। ये इनका षड्यंत्र है, इनका तरीका है। मैं क्या कर सकता हूँ? एडमिनिस्ट्रेशन तो है, डीएम तो है, एडीएम तो है, एसडीएम तो है। एसडीएम कहाँ सो रहे थे, डीएम कहाँ सो रहे थे, वो खुद कहाँ सो रहे थे? जिस आदमी ने अपनी राजनीति धरना प्रदर्शन से शुरू करी, वो दिल्ली में सो रहा था, उसके मंत्री सो रहे थे, उसके विधायक कॉर्पोरेटर अपने घरों में सो रहे थे। कांग्रेस तब भी सड़क पे थी, तब भी पुलिस से बात कर रही थी, तब भी लड़ाई लड़ रही थी, तब भी मोहब्बत को क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। ये कहाँ सो रहे थे? ये झूठी बातें करने का इनका पुराना तरीका है। ढाल बनाते हैं दिल्ली पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं बोलते? एक बार आपने देखा कि बोलते हैं कि डीएम एसडीएम हमारे अंडर नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं के अंडर है, वो इन्हीं की बात मानते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केजरीवाल जी पूरी तरीके से आरएसएस की गोद में जाके बैठे। 100 दिन से ऊपर किसान आप देख रहे हो, पूरी तरह से पिस जाएगी और अनाथ बेघर और बेसहारा हो जाएगी। दिल्ली की जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा फर्ज है सबको एक साथ देश की जनता की आवाज को उठाना। अंग्रेज भी नहीं सुनते थे, हमारे कितने हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने अपने जान की आहुति दे दी। अगर हम उस वक्त ये सोच लेते कि अंग्रेज तो सुन ही नहीं रहे, क्या फायदा है लड़ाई लड़ने का, तो शायद हम कभी लड़ाई नहीं लड़ पाते।
लेकिन हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, कईयों की जान गई, लेकिन आज हम खुले वातावरण में आजाद वातावरण में आज हम सांस ले रहे हैं। वही लड़ाई आज दोबारा है, तब अंग्रेजों से थी, आज अंग्रेजों के पिट्ठुओं से है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने तब भी लड़ी थी, आज भी लड़ेगी, और जब तक जिंदा कांग्रेस का कार्यकर्ता है राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ता रहेगा। अच्छा, बैंकों के निजीकरण पे आपसे एक सवाल लेते हैं सर। निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था इंदिरा जी ने जो नेशनलाइज किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ देश को, इसलिए हम निजीकरण के तहत जा रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, ये बहुत ही सोचा समझा एक कहते हैं ना प्लानिंग है अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनके पूंजीपति जो दोस्त हैं उनका मैं फायदा कैसे पहुंचाऊं, चाहे वो किसान आंदोलन की लड़ाई हो। आज आप मुझे बताइए, जो किसान धरने पे बैठे हैं, कितने किसानों की मौत हो गई। जो किसान नहीं चाहते कि ये विधेयक आए, तो क्या जिद है नरेंद्र मोदी जी को ये विधेयक लाने की? जिद ये है कि अपने पूंजीपति दोस्तों को खुश करना है। पैसे कहां से आएंगे? पूंजीपति दोस्त खुश नहीं होंगे तो मोदी जी से हाथ खींच लेंगे। यही तरीका उनका है बैंक निजीकरण पर। अब वो उनके पास कोई और तो बात है नहीं। कभी वो नेहरू जी को लेके आते हैं, कभी इंदिरा जी को लेके आते हैं। अरे आज तो 7 साल से उनकी सरकार है, 6 साल से। अपनी बात करो, आपने 6 साल में क्या किया? आपने पूरा देश बेच दिया। और मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में मोदी जी बोल भी रहे हैं, वो पैसों से भरा अपना झोला लेंगे और चल देंगे। अच्छा, मोदी जी के लिए अभी जो नए मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, उन्होंने कहा है कि जैसे राम को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, ऐसे एक दिन आएगा कि भगवान की तरह पूजेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है, चाटुकारिता में वो बहुत आगे चले गए। श्री राम से अगर मोदी जी का कंपैरिजन हो तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है इस बात में। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो 14 साल के वनवास में गए थे, जिन्होंने गद्दी छोड़ी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो श्री राम से सीखने वाली है मोदी जी को। एक भी चीज सीखी, सिर्फ उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं। बहुत अफसोसजनक बात है जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कहा है।